दोस्तों आज की फिल्म है नेल। कहानी की शुरुआत नॉर्थ कैरोलिना की पहाड़ों में होती है, जहां दूर दूर तक घना जंगल और चारों तरफ पहाड़ और बीच से एक नदी बह रही है। उसी जंगल में हम एक शख्स को बाइक से जाता हुआ देखते हैं। उसका नाम बिली है। वो एक कैबिन के बाहर जाकर रुकता है जो एक सुनसान जगह पर था। वो कैबिन टूटा फूटा और काफ़ी पुराना लग रहा था। वो अपनी गाड़ी से कुछ सामान उतारता है और कैबिन से थोड़ी दूर पर रख देता है और वहाँ पर्स में पैसे पड़े हुए थे। वो पैसे लेकर वापस लौटने लगता है। तभी उसे कैबिन से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वो सामान उठाकर कैबिन के भीतर चला जाता है और वहाँ रहने वाली महिला का नाम पुकारता है, वायलेट केल्टी, जो कि एक बुजुर्ग महिला थी। वो देखता है फर्श पर उस महिला की लाश पड़ी है। शायद उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी आंखों पर फूल रखे हुए थे। वो ये देख डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। अगला दृश्य हम शहर का देखते हैं। उसी शहर में हम एक डॉक्टर को देखते हैं। उसका नाम जेरी लोवेल है। रोज की तरह वो उस दिन भी एक मरीज का इलाज कर बाहर निकल रहा था। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। टॉड उस शहर में पुलिस है और जेरी का अच्छा दोस्त भी। टॉड उसे आवाज़ देता है। वो उसी कैबिन की तरफ जा रहा था। बिली ने उस महिला के बारे में पुलिस को खबर कर दी थी। वो बताता है कि बिली कई सालों से उस महिला के लिए राशन और ज़रूरत के सामान पहुंचाने का काम करता था और उस जगह उस अकेली महिला के अलावा और कोई नहीं रहता। वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं। उन वादियों की खूबसूरती देख जेरी को एक खुशी महसूस होती है। वो दोनों कैबिन के भीतर जाकर उस बूढ़ी महिला को देखते हैं। वहाँ आसपास की चीज़ें काफ़ी पुरानी थी, मानो जैसे यहाँ वक्त रुक गया हो। करीब 100 साल पीछे न कोई रेडियो, न टीवी, ना ही कोई टेलीफोन। बिना इन सब चीज़ों के कोई अपना पूरा जीवन इस वीराने में क्यों बसर करेगा। पर जेरी जानता था इन वादियों में एक अलग ही सुकून है जो कि शहरों में मिलना लगभग नामुमकिन है। वो बाहर उस लेक के पास जाता है। वहाँ कुछ तो बात थी। जेरी भी हमेशा से ऐसी ही जगह की इच्छा रखता था। वो दोबारा कैबिन के भीतर जाता है। वो देखता है भीतर एक और दरवाज़ा है। अंदर सभी चीज़ें टूटी फूटी थी। वो देखता है भीतर एक लड़की लगभग 30 साल की है। वो काफ़ी गुस्से में थी। जेरी जैसे ही उससे बात करने की कोशिश करता है वो उसे धक्का दे देती है। वहाँ टॉड आ जाता है और दोनों बाहर चले जाते हैं। उन्हें तो बस जानकारी थी कि इस कैबिन में कई सालों से एक बुजुर्ग महिला रहती है। उन्हें और किसी की जानकारी नहीं थी। दोनों काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं। जेरी उसे बाहर रुकने के लिए कहता है और खुद कैबिन के भीतर जाकर उस लड़की से बात करने का फैसला करता है। जेरी भीतर जाकर देखता है वो लड़की चक्कर काट रही थी और काफ़ी परेशान और डरी हुई लग रही थी। वो कुछ अजीब सी भाषा में बड़बड़ा रही थी जो कि जेरी की समझ से बाहर थी। वो जेरी को देखते ही दरवाज़ा जोर से बंद कर देती है। वो पास में रखी हुई बुक उठाता है। उसमें एक नोट लिखा हुआ था, अगर जिसे भी ये नोट मिले समझ जाना भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा है। मेरी बेटी नेल का ख्याल रखना। ये नोट उस बुजुर्ग महिला ने लिखा था जो कि मर चुकी है और कैबिन में जो लड़की है वो उसकी बेटी नेल है। वो उस नोट को ले जाकर अपने दोस्त टॉड को दिखाता है। टॉड कहता है तुम पहले शख्स हो जिसे ये लेटर मिला है और तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। पर जेरी मना कर देता है। टॉड कहता है हमें इस लड़की के बारे में सोशल वर्कर्स को खबर कर देनी चाहिए क्योंकि वो लड़की दिमागी रूप से ठीक नहीं है। उसे एक अच्छे मेडिकल केयर की ज़रूरत है। दूसरे दिन जेरी डॉक्टर पॉला ओल्सन से जाकर मिलता है। पॉला एक रिसर्चर है जो कि ऑटिस्टिक बच्चों पर रिसर्च कर रही है। वहाँ जेरी उसे नेल के बारे में बताता है और वो उसे समझने के लिए पॉला की मदद चाहता है। पॉला उसे कल सुबह का वक्त देती है। शाम जेरी नेल को देखने के लिए उसके कैबिन के पास जाता है। वो लकड़ियाँ काट रही थी। वो उसके पास जाकर उसे डराना नहीं चाहता था, इसलिए वो दूर से ही उसे देख रहा था। दूसरे दिन जेरी पुलिस स्टेशन में बैठा होता है। टॉड उसे वायलेट केल्टी की पुरानी रिपोर्ट दिखाता है। उस रिपोर्ट से पता चलता है एक दिन चर्च से निकलने के बाद वायलेट अपने घर जा रही थी। किसी अनजान शख्स ने आकर उसका रेप किया। उसके बाद से उसे उस शहर से नफरत हो गई थी और वो उस कैबिन में रहने चली गई। टॉड को फ़ोन आता है कि उसकी वाइफ मैरी सड़क पर बैठी रो रही है। काफ़ी वक्त पहले मैरी के साथ कोई हादसा हुआ था जिसके बाद से वो एक ट्रॉमा से गुजर रही है। टॉड अपनी वाइफ मैरी से काफ़ी प्यार करता है। वहाँ पॉला आ जाती है जैसा कि उसने जेरी को कल सुबह का वक्त दिया था। दोनों साथ उस कैबिन के पास चले जाते हैं। वहाँ पॉला पहली बार नेल को देखती है जो काफ़ी डरी हुई और रो रही थी और अजीब से शब्द बड़बड़ा रही थी। पॉला को कुछ समझ नहीं आता। आज से पहले उसने किसी ऐसे पेशेंट को नहीं देखा था।
जेरी बताता है वो किसी भी अजनबी को देख डर जाती है, क्योंकि कई बार उसने छिपकर उसे अकेले देखा है। वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह रहती है। दूसरे दिन पौला जाकर अपने कलीग डॉक्टर एल से मिलती है और उसे सारी घटना के बारे में बताती है। एल नेल को एक वाइल्ड चाइल्ड का नाम देता है, क्योंकि नेल ने मॉडर्न दुनिया को कभी देखा ही नहीं है। पर जेरी उसकी बातों को बीच में रोक देता है और कहता है कि नेल कोई वाइल्ड चाइल्ड नहीं है। एल उसे बताता है कि तुम इस फील्ड के बारे में कुछ नहीं जानते हो। वो नेल को एक लैब में रखकर उस पर रिसर्च करना चाहते थे। ये सुन जेरी काफ़ी चौंक जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि नेल के साथ कुछ भी ऐसा हो। वो एक इंसान है, ना कि कोई जानवर। एल कहता है कि वो अकेले उस जंगल में सरवाइव नहीं कर सकती, इसके लिए उसे अच्छी केयर के लिए यहाँ लाना ही होगा। पर जेरी उसका कोई जवाब नहीं देता। वो शाम नेल को देखने के लिए फिर उस कैबिन में जाता है, क्योंकि अक्सर सूरज ढलने के बाद ही नेल घर से निकलती थी। नेल लेक के पास अपनी ही मस्ती में झूम रही थी, ना दुनिया की खबर ना कोई डर। हर चिंता से मुक्त उस नज़ारे का आनंद ले रही थी। ये देख जेरी को पता था कि नेल को किसी मेडिकल केयर की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है, बस आज तक वो किसी अजनबी से मिली नहीं, इसलिए उन्हें देख घबरा जाती है। दूसरे दिन सुबह जेरी को पता चलता है कि पौला ने कोर्ट से ऑर्डर ले लिया है और वो नेल को अपने साथ लेने जा रहे हैं। जेरी अपने लॉयर के साथ वहाँ पहुँच जाता है। पौला अपने साथ टॉड को ले आई थी। उसके पास कोर्ट का ऑर्डर था। जेरी बताता है वो बिना नेल के कॉन्सेंट के उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। उसके पास भी कोर्ट का ऑर्डर है और अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो सुप्रीम कोर्ट तक उन सबको घसीट देगा। पौला कहती है नेल अपना कॉन्सेंट कैसे दे सकती है, उसे तो इंग्लिश भी नहीं आती है। जेरी बताता है नेल ने इंटरप्रेटर के जरिए अपना कॉन्सेंट दिया। पौला को पता था जेरी झूठ कह रहा है, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। हम देखते हैं इस मुद्दे को लेकर पौला और जेरी कोर्ट में आमने सामने हैं। पौला का मानना था कि नेल को मेडिकल केयर की ज़रूरत है, पर जेरी का मानना था कि नेल बिल्कुल ठीक और नॉर्मल है। जज दोनों की बात से सहमत था और कोर्ट फैसला करता है। अगली सुनवाई 3 महीने बाद होगी। तब तक नेल उसी कैबिन में रहेगी और 3 महीनों तक पौला और जेरी नेल को ऑब्जर्व करेंगे। हम देखते हैं जेरी अपना टेंट कैबिन के बाहर थोड़ी दूर लगा लेता है, ताकि वो नेल पर हर वक्त नज़र रख सके और उसे बेहतर समझ सके। अब 3 महीने तक जेरी वहीं रहेगा। शायद अगली सुनवाई तक वो नेल को समझ सके और नेल अपना कॉन्सेंट खुद दे सके। वो देखता है एक पानी वाली बोट कैबिन की तरफ चली आ रही है। उस बोट में पौला थी। अब वो यहीं 3 महीने तक रहकर नेल को ऑब्जर्व करेगी। उसके इस रिसर्च को एल ने फाइनेंस किया था। दोनों ही नहीं चाहते थे कि एक दूसरे के काम में रुकावट आए, पर दोनों एक दूसरे से सहमत भी थे। शाम जेरी फिर से नेल पर नज़र रखता है। नेल दरवाजे पर खड़ी कुछ पुराने लम्हों को याद कर रही है। 2 छोटी लड़कियां लेक के पास खेल रही हैं। शायद ये नेल के बचपन की ही यादें हैं। उन पलों को याद कर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। कुछ शब्द थे जो वो बार बार दोहरा रही थी, मिसा चिकाबी, पर इसका मतलब सिर्फ वही जानती थी। रात जेरी जाकर नेल के दरवाजे के बाहर रिकॉर्डर रख देता है। शायद बाद में वो उन शब्दों से कुछ समझ पाए, और वहीं बैठा उसे सुनने लगा था। जेरी देखता है नेल के कमरे में कैमरास लगे हैं। वो उनकी तरफ देखता है। वो पौला के बोट में थे। पौला कैमरास के जरिए नेल की हर मोमेंट पर नज़र रखती थी। जेरी वो टेप देख रहा होता है, तभी वहाँ पौला आ जाती है। जेरी पौला से कैमरास के बारे में पूछता है, क्योंकि इसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी, पर पौला उसकी बात का कोई ठीक जवाब नहीं देती। बस ये सब उसके रिसर्च का एक पार्ट है। रात जेरी कैबिन में आता है, पर अब नेल उसे देख घबराती नहीं, क्योंकि वो उसे पहचानने लगी थी। पर उसकी बातों का कोई जवाब भी नहीं देती, क्योंकि दोनों एक दूसरे की भाषा बिल्कुल नहीं समझ पाते थे। जेरी उसके ही कहे गए शब्दों को दोहराता, पर कोई हल नहीं निकलता। जब वो मिसा चिकाबी कहता है तो नेल उसकी तरफ देखती है और आईने के सामने बैठ कुछ अजीब सी हरकतें करने लगती है। शायद वो उससे चिकाबी का मतलब समझा रही थी, शायद वो अपनी माँ को याद कर रही थी। जेरी का भी इतने जल्दी समझ पाना मुश्किल था। नेल की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके चेहरे पर एक हंसी भी थी। अगले दृश्य में हम देखते हैं पौला रिसर्च सेंटर में है। वहाँ एल के साथ और डॉक्टर्स बैठे हैं और वो सभी को नेल की टेप्स दिखा रही है। शायद वो नेल की भाषा समझने की कोशिश कर रहे थे। पौला के रिसर्च करने पर पता चला अफासिक एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहाँ इंसान के बोलने की क्षमता खत्म होने लगती है। मुंह से बस आधे अधूरे शब्द ही निकलते थे, जितना कि दिमाग याद रख पाता था। शायद वो इंग्लिश के ही शब्द हैं,
पर आधे अधूरे, या उसकी माँ ने नेल को कोई सीक्रेट भाषा सिखाई हो जो सिर्फ नेल को ही पता है। रात कैबिन में बैठा हुआ जेरी नेल से बातें कर रहा था। नेल उसे समझ नहीं पा रही थी, पर वो अपने मन की बात कर रहा था कि ये जगह काफ़ी खूबसूरत है और उसे यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है। लोगों के साथ रहना हर रोज़ नई मुसीबत को जन्म देने जैसा है। जेरी बताता है वो भी अकेले ही रहता है और कभी कभी खुद को काफ़ी अकेला महसूस करता है। बचपन से लेकर आज तक जेरी की ज़िंदगी में भी काफ़ी मुश्किलें आईं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। बात करते वक्त नेल उसकी तरफ काफ़ी ध्यान से देख रही थी और एक शब्द दोहराती है, गाहिंजा। वो उस शब्द को लेकर काफ़ी बातें करती है, पर जेरी समझ नहीं पा रहा था। पौला भी कैमरा के जरिए उसे देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। नेल अब जेरी पर भरोसा करने लगी थी। जेरी को भी काफ़ी खुशी होती है कि नेल ने आज उससे बात की। वो भागकर ये बात बताने पौला के पास जाता है। पौला उसके सभी शब्दों का मतलब निकाल रही थी और वो बताती है कि नेल इंग्लिश बोलती है, पर शब्द साफ नहीं है। पर जेरी को गाहिंजा शब्द का मतलब जानना था। तभी दोनों कैमरा में देखते हैं। नेल कैबिन में नहीं है। दोनों बाहर आते हैं। देखते हैं नेल बाहर लेक के पास अपनी ही दुनिया में मस्त है, जैसे कोई आसपास नहीं है। दोनों वहीं रुककर उसे देखने लगते हैं। नेल स्विम करने लगती है। जेरी बताता है नेल काफ़ी खूबसूरत है। इस बात से उसका मतलब था कि नेल को लेकर उसका मन बिल्कुल साफ है, उसके मन में कोई गंदगी नहीं है। पौला पूछती है पर वो नेल की इतनी फिक्र क्यों करता है। जेरी बताता है कि नेल को देखकर लगता है कि दुनिया में और कोई नहीं है। इस तरह किसी का अकेले रहना उसे पागल कर देगा। पर नेल बिल्कुल ठीक है, जैसे उसने ज़िंदगी के सारे रहस्यों को जान लिया है। अक्सर करके जेरी रात कैबिन में जाया करता था, पर उस दिन सुबह ही चला जाता है। जेरी उसे कैबिन से बाहर ले जाने की कोशिश करता है। जैसा कि हम जानते हैं, नेल दिन में कैबिन के बाहर नहीं जाती। वो दरवाज़ा बंद कर जेरी पर चिल्लाने लगती है। जेरी भी समझ नहीं पाता कि आखिर उसे किस बात का डर है। रात जब पौला और जेरी बोट पर होते हैं, नेल वहीं पास में स्विम कर रही थी। तभी जेरी नेल का रिएक्शन चेक करने के लिए म्यूज़िक टेप चालू कर देता है। म्यूज़िक की आवाज़ सुन नेल घबराने लगती है और अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि आज से पहले नेल ने कभी म्यूज़िक नहीं सुना था। पौला जाकर म्यूज़िक बंद कर देती है और इस बात के लिए वो जेरी पर चिल्लाती है। जेरी उससे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं बिली अपने एक दोस्त को उस कैबिन के पास ले आया है। ये वही शख्स है जो नेल के घर राशन लेकर आया करता था। वो दूर से देखता है नेल घर के बाहर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। बिली और उसका दोस्त ये देख के वहाँ से भाग जाते हैं। जेरी उसके पास आता है। उसकी माँ द्वारा दी हुई बाइबल उस जगह पर नहीं थी, इसलिए वो चिल्ला रही थी। जेरी उसे बुक लाकर देता है। नेल फिर से गाहिंजा शब्द का यूज़ करती है। जेरी को लगता है शायद इस शब्द का मतलब इस बुक में है। जेरी उसके लिए उस बुक को पढ़ता है। वहाँ एक शब्द आता है, ईवाडोर। जेरी उससे उसका मतलब पूछता है। नेल उससे सारी बात बताती है कि उसकी माँ ने उससे रेप की घटना का जिक्र किया था और दुनिया के सारे आदमी मॉन्स्टर और एविलडोर्स हैं, इसलिए वो दिन में कभी कैबिन से नहीं निकलती। ये सारी बात वो पौला से बताता है। इसलिए वायलेट ने नेल को आज तक कैबिन में छिपा कर रखा था। नेल हमेशा से जेरी को गाहिंजा कहती थी, पर अब जेरी उस शब्द का मतलब समझ चुका था। नेल जेरी को अपना गार्जियन एंजल मानती है, जो उसे दुनिया से बचाएगा। गाहिंजा यानी गार्जियन एंजल। रात जब नेल लेक में नहा रही होती है तो पौला और जेरी वहाँ आ जाते हैं। जेरी अपने कपड़े उतारकर वहीं बैठ जाता है। वो चाहता था कि नेल के मन से आदमियों को लेकर जो डर है वो ख़त्म हो जाए। ये देख नेल पौला के पास जाती है, पर पौला बताती है उसे जेरी से कोई खतरा नहीं है। नेल जेरी के पास जाकर उसे छूती है। शायद वो दोनों नेल का भरोसा जीतने में कामयाब हो गए थे। अब नेल और जेरी में अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो नेल की काफ़ी बातों को समझने लगा था। दूसरे दिन पॉपकॉर्न खाते खाते जेरी बाहर चला जाता है। ये उसके प्लान का हिस्सा था कि कैसे भी नेल को दिन में उस कैबिन से बाहर लाए और उसके डर को ख़त्म कर पाए। नेल जब पॉपकॉर्न मांगती है तो जेरी उसे खुद बाहर आकर लेने के लिए कहता है। जेरी उसे दिखाता है, यहाँ कोई नहीं है तुम्हें हर्ट करने वाला। नेल उस पर भरोसा करने लगी थी। वो बाहर आती है, देखती है वहाँ उन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। नेल अपनी बाहें फैलाकर उस पल को महसूस करने लगती है और वो जंगलों में भागने लगती है और वो मिसा का नाम ले रही थी। शायद वो किसी को ढूंढ रही थी।
वो दोनों देखते हैं नेल एक लाश के पास बैठी थी जिसमें अब हड्डियां ही बची थी। वो उसकी बहन की लाश थी। बचपन में दोनों इसी जंगल में खेला करते थे और ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से उसकी बहन की मौत हो गई थी। नेल जुड़वा बहन थी। नेल की खबर एक रिपोर्टर को लग जाती है। उसका नाम माइक था। वो नेल की तस्वीर लेने कैबिन के बाहर आ जाता है। वो नेल के पास जाता है और जैसे ही वो नेल की पिक्चर क्लिक करता है, उस कैमरा का फ्लैश देख वो डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि आज से पहले उसने कोई कैमरा नहीं देखा था। जेरी वहाँ आ जाता है और उस रिपोर्टर को बाहर धक्का दे देता है। वो माइक को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो नहीं चाहता कि नेल और ज़्यादा डर जाए। शाम पौला और जेरी बोट में होते हैं। पौला को लगता है नेल हॉस्पिटल में ज़्यादा सेफ रहेगी और इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। वहाँ नेल आ जाती है और दोनों को एक दूसरे से माफ़ी मांगने को कहती है। दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और फिर नेल वहाँ से चली जाती है। पौला के दोबारा कहने पर जेरी उसकी बात मान जाता है, क्योंकि आज नहीं तो कल नेल को इस दुनिया का सामना करना ही होगा। दूसरे दिन पौला नेल को तैयार करती है। नेल काफ़ी खुश थी। तीनों शहर की तरफ निकल जाते हैं। शहर में हर तरफ गाड़ियाँ, हर तरफ लोग खड़े थे। नेल ने पहली बार इतने लोगों को एक साथ देखा था। वो थोड़ा डर भी रही थी, पर जेरी उसके साथ था। वो नेल को लेकर पुलिस स्टेशन टॉड के पास आ जाते हैं। वहाँ टॉड की वाइफ मैरी भी थी। फिर वो दोनों नेल को लेकर ग्रोसरी स्टोर चले जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद वो देखते हैं नेल वहाँ नहीं है। वो पास के एक पूल क्लब में चली जाती है जहाँ काफ़ी लड़के थे। वहाँ बिली भी था। वो नेल को पहचान जाता है और सभी को बताता है यही है वाइल्ड वुमन। वो सभी के सामने नेल का मजाक बनाता है, पर नेल को लगता है वहाँ सभी लोग अच्छे हैं। बिली अपनी शर्ट उठाता है। उसे देख नेल भी अपनी शर्ट उठा देती है और सब उसे देखने लगते हैं। तभी वहाँ जेरी आ जाता है और बिली की उस हरकत के लिए उसे काफ़ी सुनाता है और वो नेल को लेकर वहाँ से चला जाता है। दोनों नेल को लेकर वापस कैबिन आ जाते हैं। नेल की वजह से अब पौला और जेरी भी एक दूसरे के करीब आने लगे थे। दूसरे दिन कैबिन पर टॉड और मैरी आते हैं। टॉड जेरी को न्यूज़पेपर दिखाता है। कई प्रेस नेल की खबर को लगातार छाप रहे थे और सभी को लगता है कि नेल यहाँ सेफ नहीं है। उसी वक्त वहाँ एक प्रेस हेलीकॉप्टर आ जाता है और वो उस जगह की तस्वीर लेने लगते हैं। उस हेलीकॉप्टर को देख नेल काफ़ी डर जाती है। जेरी नेल को वहाँ से लेकर चले जाता है। वो नेल को लेकर एक हॉस्पिटल में आ जाते हैं। वहाँ नेल अपना मानसिक संतुलन खोने लगती है और अब उसने जवाब देना भी बंद कर दिया था। इस बात से जेरी काफ़ी परेशान हो जाता है। उसे डर था कि नेल इसी तरह रही तो कोर्ट उसे रिसर्च टीम को सौंप देगा। जेरी नेल को लेकर हॉस्पिटल से भाग जाता है। वो दोनों पास के एक होटल में चले जाते हैं, पर नेल अभी भी उसी तरह से उदास है। वो अपनी बहन को याद कर रही थी। उसे सोचकर उसकी आंखें भर आती हैं। शाम उस होटल में पौला भी आ जाती है। उसे भी नेल की काफ़ी चिंता थी। कल कोर्ट में हियरिंग है और अगर नेल कोर्ट में इसी तरह से शांत रही तो वो हमेशा के लिए उसे खो देगा। ये सोचकर जेरी इमोशनल हो जाता है। उसे देख पौला भी इमोशनल हो जाती है। वहाँ वो दोनों एडमिट करते हैं कि वो एक दूसरे को अब पसंद करने लगे हैं और कल सुबह जो भी होगा वो देखा जाएगा। पर आज नेल उनके साथ है। दूसरे दिन सुनवाई शुरू होती है। कोर्ट में एल बताता है कि वो नेल पर स्टडी करना चाहता है और कोर्ट उसे इस बात की अनुमति दे। और एल का कहना था कि नेल एस्पर्गर सिंड्रोम से ग्रसित है और उसे इंस्टीट्यूशन को सौंप देना चाहिए। ये सुनते ही जेरी के सब्र का बांध टूट जाता है और वो गुस्से में एल से आर्ग्यूमेंट करने लगता है। ये देख नेल जज के सामने आती है। वो अपना कॉन्सेंट देती है। जेरी उसकी बातों को ट्रांसलेट कर रहा था। जज फैसला सुनाता है। नेल बिल्कुल नॉर्मल है और उसे एक आम नागरिक की तरह ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। जेरी और पौला इस फैसले से काफ़ी खुश होते हैं। वहाँ से कहानी 5 साल बाद की दिखाई जाती है। हम एक गाड़ी में जेरी और पौला को देखते हैं। उनकी एक छोटी बेटी भी है, रूथी। वो नेल से मिलने उसके कैबिन जा रहे हैं क्योंकि आज नेल का जन्मदिन है। वहाँ और भी लोग थे, टॉड और उसकी वाइफ मैरी। नेल जेरी को देख काफ़ी खुश होती है। शाम का वक्त है। जेरी और पौला एक साथ बैठे हैं। वो नेल और रूथी को देख काफ़ी खुश होते हैं। आखिरी दृश्य में हम नेल और रूथी को लेक के पास देखते हैं और फिल्म इसी खूबसूरत दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है।